गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तथा शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। शिक्षा विभाग बिजनौर के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं मुकेश कुमार श्री फकीरचंद आर्य इंटर कॉलेज बढ़ापुर से आपको विज्ञान विषय के अध्ययन में आगे बढ़ाता हूँ। आइए अब हम अपने विषय में अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेटा, जैसा आप सामने देख पा रहे हो, हम विज्ञान विषय में आज अध्ययन करेंगे अम्ल, क्षार और लवण। इसके अंतर्गत हम जो आज अध्ययन करेंगे या जो सीखेंगे वो अम्ल, क्षार, सूचक, इन तीनों का अध्ययन करेंगे और अम्लों और क्षारों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। अर्थात हम इसमें सीखेंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। और एक चीज विशेष ध्यान रखिए बेटा, आप इस समय अपना सारा ध्यान इसे समझने पर रखिए। इसमें जो भी कंटेंट है वो आपको इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पर इसी नाम से आपको मिल जाएगा www.sfcaryaintercollege.com। यानी जो कंटेंट आप पढ़ोगे वो सारा ऐसे का ऐसे ही आपको पीडीएफ में वहां से प्राप्त हो जाएगा। आप मेन फोकस सिर्फ समझने पर रखिए और एक बार अगर आपकी समझ में सारी चीजें आ गई तो आप में भी पॉसिबल इसे भूलोगे नहीं और मेरा प्रयास आपको बेहतर से बेहतर कराने का रहेगा। आइए अब हम आगे अपने सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण। देखिए, आप सभी जानते हैं बेटा, जितने भी रासायनिक यौगिक हैं उनको रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल, क्षार और लवण में वर्गीकृत किया गया है। इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, इन्हीं गुणों के आधार पर इन्हें अलग अलग ग्रुपों में विभाजित किया जाता है। यानी जितने अम्ल होंगे उन सबके कुछ अलग विशिष्ट गुण होंगे, जितने क्षार होंगे उनके अलग विशिष्ट गुण होंगे और जितने यौगिक या लवण होंगे उन सबके अलग विशिष्ट गुण होंगे। आइए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हमने यहाँ क्या पढ़ी? अम्ल। तो देखिए, अम्ल बेटा, अम्ल कौन से होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल किन्हें कहते हैं? देखिए बेटा, वे पदार्थ या वे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनका चखने पर हमें स्वाद खट्टा लगे और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन अरेनियस सिद्धांत के अनुसार, बेटा ये रह नहीं है यहाँ पर। अरेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे अर्थात हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई भी धन आयन नहीं देते हैं। अतः स्पष्ट है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। अब देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अम्लों के प्रकार। अम्लों आयनन के आधार पर अम्लों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, पहला प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से होंगे बेटा? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी पूरी तरह आयनित या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सामान्यतः खनिज लवण प्रबल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल होंगे, जैसे इनके उदाहरण हैं HCl, H2SO4, HNO3 आदि। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आएंगे हमारे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं बेटा? जैसे आपने पहले सीखा कि प्रबल कौन से थे? जो पूर्णतः आयनित हो जाते थे। ये उसके विपरीत होंगे, अर्थात दुर्बल अम्ल वो अम्ल होंगे जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? दुर्बल अम्ल, यानी कार्बनिक अम्लों से प्राप्त होने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। इसका उदाहरण CH3COO, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल है। अच्छा, अम्लों को सांद्रता के आधार पर भी बेटा दो अन्य भागों में बांटा गया है। वो क्या होंगे? देखिए, पहला सांद्र अम्ल, दूसरा तनु अम्ल। अर्थात सांद्र अम्ल कौन से होते हैं?
जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल अल्प मात्रा में, यानी अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। तनु अम्ल जस्ट इसके उल्टे होते हैं, इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। अब आइए हम अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं बेटा। जैसा अभी आपने परिभाषा में देखा वो सभी इसके भौतिक गुण होते हैं। यानी पहली चीज ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी जितने भी अम्ल होंगे वो स्वाद में खट्टे होंगे। दूसरा, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। जैसे बेटा आप सामने देख रहे हो, जैसे नींबू, संतरा, ये सारे क्या है, अम्ल हैं, क्योंकि इनका स्वाद खट्टा होता है। अब यदि हम कोई नीले लिटमस की पट्टी नींबू या संतरे के पास ले जाएं तो वो अम्ल है और उसके संपर्क में आते ही उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल। यानी जो हमारी दूसरी कंडीशन है कि ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तीसरी कंडीशन पर आइए, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएंगे बेटा, हमारे क्षारक। क्षारक क्या होंगे, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है। देखिए, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यानी अम्ल के विपरीत एक तरह से मान सकते हैं हम इन्हें। यानी इनका स्वाद कैसा है बेटा, कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। उसी तरह आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, यानी वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में विभाजित होकर केवल हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। यानी वे क्षार जितने भी होंगे बेटा वो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देंगे, या जो भी पदार्थ अपने, जो भी यौगिक अपने जलीय विलयन में OH- आयन देंगे वो सभी क्षार होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्षार के भौतिक गुण। क्षार के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे अभी आपने परिभाषा में देखा कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, ठीक। अब देखिए बेटा, हम जो घरों में सर्फ साबुन जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार। अब यदि हम एक लाल लिटमस की पट्टी को साबुन के ऊपर ले जाएं तो वो क्या होगा, उसका रंग बदल जाएगा और कैसा हो जाएगा, नीला, जैसे आप सामने चित्र में देख पा रहे हो। और तीसरा क्या था, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। दुर्बल क्षार कौन से होंगे, NH4OH। अब देखिए एक चीज, यहां आपने पढ़ा क्षारक और क्षार, दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। क्षार और क्षारक है एक ही, लेकिन एक बहुत मामूली सा अंतर है कि जो क्षारक होंगे ये बेस यानी ये सॉलिड हो सकते हैं, लेकिन जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार। जब जल में किसी क्षारक को घोल देते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्षार। जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। अब देखिए तीसरी चीज आपने इसमें पढ़ी थी, लवण। लवण क्या होते हैं, आपने अभी अम्ल समझे, उसके बाद क्षारक समझे, अब इसके बाद आ जाते हैं देखिए लवण। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार की आपस में हम रिएक्शन कराएंगे तो वो दोनों उदासीन हो जाएंगे। उदासीन होने के बाद हमें एक आयनिक ठोस प्राप्त होगा जिसे हम लवण कहते हैं, और उस अभिक्रिया में जल प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया में लवण के साथ साथ जल का निर्माण होता है। उदाहरण NaCl, KCl आदि। नेक्स्ट बेटा अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आएगी सूचक। नेक्स्ट है सूचक। सूचक के प्रकार या सूचक क्या होते हैं, देखिए वे पदार्थ जिनसे हम किसी भी अम्ल या क्षार का पता लगा लें कि ये वस्तु अम्ल है या क्षार है, वो क्या कहलाएंगे, सूचक। और सूचक के प्रकार क्या क्या होंगे, ये देखिए बेटा सूचक तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। अब देखिए इनके नाम से ही ध्यान रखिएगा बेटा। प्राकृतिक सूचक
तो इसके नाम में क्या शब्द है? प्राकृतिक, अर्थात ये हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होंगे। दूसरे टाइप के क्या है? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, यानी कृत्रिम, यानी ये हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होंगे, इनका निर्माण हम अपनी लैब में करेंगे। तीसरा गंधीय सूचक। अब देखिए इसके नाम में गंधीय सूचक, इसके नाम से ही पता चल रहा है, अर्थात वे पदार्थ जिनकी गंध से हमें अम्ल या क्षार माध्यम का पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक। अब ये तीन प्रकार के हुए। अब देखिए इनके बारे में बेटा आगे विस्तार से पढ़ते हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। अब देखो सूचक और रंग या गंध में परिवर्तन, रंग या गंध में परिवर्तन, यानी अम्ल के साथ इनकी क्या रिएक्शन होगी और क्षार के साथ इनके क्या रिएक्शन होगी। पहला लिटमस। देखिए आपने जैसे इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था, भौतिक गुण में भी पढ़ा था, क्या था लिटमस के लिए? अम्ल क्या था? ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक। और क्षार के लिए क्या पढ़ा था? वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट, लाल पत्ता गोभी का रस, यानी ये लाल, अगर इसमें हम अम्ल दे रहे हैं उस रस में तो उसका रंग कैसा होगा बेटा? लाल। लेकिन अगर उसमें कोई क्षार मिला दें तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा। नेक्स्ट, हल्दी। ये बहुत अच्छा आपका एग्जाम्पल है प्राकृतिक सूचक का, और ये मैं बिल्कुल अभी आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पे भी दिखाऊंगा बेटा। देखिए हल्दी, कोई अगर इस पे कोई अम्ल गिरते हैं हम हल्दी के ऊपर तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, लेकिन अगर इस पे हम क्षार लगा देते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। आइए पहले हम इसे एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं बेटा। देखिए हमने एक गिलास में कुछ जल लिया, इस जल में हमने थोड़ी सी हल्दी मिला दी। आप देख पा रहे होंगे बेटा, देखिए मैंने इस जल में हल्दी मिला दी। अब मैंने इसके दो भाग किए, इसके दो भाग किए बेटा। उसमें से एक भाग लिया मैंने, और मैंने क्या प्रैक्टिकल किया कि इसमें नींबू का रस, ये देख पा रहे हो आप, मैंने नींबू का रस यानी अम्ल मिलाया। देखिए क्या परिवर्तन हुआ बेटा इसमें? इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ नींबू का रस मिलाने से? इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका रंग जैसा पीला पहले था वैसा ही पीले का पीला अब भी है। यानी यही हमने अभी पढ़ा था कि हल्दी में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी पीला रंग था पीला ही रहा। अब इसके बाद देखिए क्षार। क्षार का क्या उदाहरण होता है बेटा? जैसे सर्फ, साबुन, ये सब क्षार थे। हमने इसमें थोड़ा सा सर्फ मिला दिया, यानी ये क्या है? क्षार। अब देखिए बेटा सर्फ मिलाते ही मैंने इसे चलाया और इसका कलर सर्फ मिलते ही कैसा हो गया बेटा? ये आप देख पा रहे होंगे, इसका रंग कैसा हो गया बेटा? पीले से लाल। क्षार मिलाते ही हल्दी का रंग पीले से कैसा हो गया? लाल। यही हमने अभी पढ़ा था कि हल्दी में अगर अम्ल मिलाएंगे उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी क्षार मिला देंगे तो उसका रंग लाल हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देखते हैं बेटा, जब कभी आपके कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है तब आप क्या देखते हैं कि जिस समय वो दाग लगता है तो उसका कलर कैसा होता है? पीला। लेकिन जब आपके घर में उसी कपड़े को साबुन से धो दिया जाता है तो उस दाग का रंग थोड़ा सा लाल हो जाता है। उसका यही कारण है कि हल्दी जो है वो क्षार और क्षार के साथ रिएक्शन करके कैसा रंग देती है? लाल। और क्षार यानी हमारा जो सर्फ या साबुन है वो क्या होते हैं? क्षार। क्लियर बेटा? इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम कृत्रिम सूचक, यानी जैसे कृत्रिम में फ्रोफ्थलीन सूचक है। फ्रोफ्थलीन सूचक में अगर हम अम्ल मिलाएंगे तो ये रंगहीन रहेगा और क्षार मिला देंगे तो ये गुलाबी हो जाएगा। मैथिल ऑरेंज है, इसका रंग अगर अम्ल मिलाने पे लाल होगा और क्षार मिला देंगे तो पीला हो जाएगा। अब देखिए बेटा प्याज का रस, ये प्रैक्टिकल भी आप अपने घर पे करके देख सकते हो। ये कौन से उसमें आएगा? गंधीय सूचक में। यानी आप एक प्याज का रस निकाल के किसी बर्तन में दो छोटी कटोरियों में ले और पहले उसमें क्या मिलाएं? थोड़ा सा नींबू का रस मिला दे तो उसकी गंध जो है वो तीक्ष्ण हो जाएगी, बहुत तेज गंध आएगी उसमें से। तो अर्थात वो क्या है कि अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? तीक्ष्ण गंध।
इसके बाद अगर आप उसमें क्षार मिलाएंगे तो कोई भी गंध नहीं आएगी। इसके बाद आएगा दूसरा गंधीय सूचक है वनीला, यानी समान गंध रहती है, यानी इसकी गंध पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और समान गंध रहती जैसी है वैसी ही रहेगी इसमें, और इसमें कोई गंध नहीं आएगी। लौंग के तेल का भी आप इसी तरह आगे पढ़ लीजिए बेटा। देखिए लौंग के तेल में समान गंध रहती है और कोई गंध नहीं रहती। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इसे आगे बढ़ते हैं। देखिए अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अब हम पढ़ेंगे जो हमने अम्ल और क्षार अभी तक पढ़े उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। आइए हम आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और पहला ही गुण पढ़ते हैं। पहला गुण क्या कह रहा है? अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, यानी धातु से अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की जब हम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? देखिए देखते हैं बेटा, अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी अगर हम धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अम्ल और धातु मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। यानी जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? लवण और हाइड्रोजन। इसी तरह देखिए क्षार के साथ देखते हैं, जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तब भी ये लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। आइए दोनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं बेटा अम्ल के साथ अभिक्रिया का। यानी देखिए जब हम 2HCl की Zn से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ZnCl2 + H2, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह क्षार 2NaOH की जब Zn से यानी धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? Na2ZnO2, यानी सोडियम, जिंक और हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर निकल जाएगी। अब इसके बाद देखिए बेटा इसी में एक टेस्ट होता है जिसे हम पॉपअप टेस्ट कहते हैं। ये क्या होता है? जैसे अभी आपने पढ़ा कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उस हाइड्रोजन गैस का परीक्षण जो है वो पॉपअप टेस्ट कहलाता है। देखिए हाइड्रोजन गैस से निहित प्रज्ञली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉपअप ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए जैसा आप चित्र में देख रहे हो ये हाइड्रोजन का परीक्षण है, यानी जैसे ही इसमें Zn और HCl की हमने रिएक्शन कराई तो इसमें ZnCl2 बचा और जो हाइड्रोजन गैस है वो इस नली से होते हुए इस साबुन के पानी में आई और बुलबुलों के साथ ऊपर उठेगी। उन बुलबुले के पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो वो एकदम जल उठेगा और एक पॉपअप की ध्वनि उत्पन्न होगी। यही टेस्ट क्या कहलाता है बेटा? हमारा पॉपअप टेस्ट। नेक्स्ट दूसरी रासायनिक गुण की तरफ बढ़ते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। आइए इसे पढ़ते हैं बेटा कि धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ क्या रिएक्शन करते हैं और क्षार के साथ क्या रिएक्शन करते हैं। पहले अम्ल लेते हैं। देखिए अम्ल के साथ रिएक्शन, अम्ल के साथ रिएक्शन यानी अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया करेंगे? अम्ल और धातु कार्बोनेट, यानी अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करके लवण बनाएंगे, CO2 गैस और जल बनाएंगे। लवण, इसका एक उदाहरण लेते हैं बेटा। देखिए 2HCl + Na2CO3, ये जब दोनों तरह आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? 2NaCl और CO2 गैस और H2O जल, यानी सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों चीज बनेंगे। इसी तरह अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तब भी लवण, CO2 गैस और जल बनेगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं HCl + NaHCO3, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा? NaCl, CO2 और H2O। ठीक, ये यानी देखिए आपने जैसा देखा धातु कार्बोनेट, अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्शन करके लवण बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा और जल बनाएगा। अब इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात बेटा ये है, और इसे हमेशा याद रखिए कि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्षार के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते, यानी क्षार के साथ इनकी कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, ये केवल अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए बेटा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण हम कैसे पता करेंगे कि इसमें निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।
तो देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। यानी देखिए बेटा, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से परत नली के द्वारा जो गैस निकलेगी उसे चूने के पानी में से प्रवाहित करेंगे। तो चूने के पानी यानी ये जो CaOH का होल ट्वाइस है, ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, CaCO3 और जल। और ये जो CaCO3 है ये इसका कलर कैसा कर देगा, दूधिया। इसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, दूधिया। लेकिन आगे बढ़िए कि अगर हम अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करें, यानी इसके बाद भी हम इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते रहें, तब क्या होता है, तो CaCO3 जो बना था वो जल और CO2 से दोनों से रिएक्शन करके CaHCO3 का होल ट्वाइस बनाएगा। इसे बनने के बाद ये पानी का कलर फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी जैसा पहले था वैसा हो जाएगा, जो दूधिया रंग था वो गायब हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कहलाता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अम्ल एवं क्षारों की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी अम्ल और क्षार दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो दोनों उदासीन हो जाएंगे और क्या बनेगा, लवण और जल। लवण और जल बनेगा, यानी इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदाहरण के लिए जब NaOH की HCl से रिएक्शन कराएंगे तो NaCl ये लवण बन जाएगा और H2O जल इसमें अलग निकल जाएगा। इसके बाद देखिए इसके चार अलग अलग वो हैं, यानी प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय लवण बनेगा और जल बनेगा, और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से करेगा तो क्षारीय लवण और जल बनेगा, और प्रबल अम्ल के साथ करेगा तो उदासीन होगा, और दुर्बल अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो भी उदासीन लवण बनेगा और जल बनेगा। बेटा देखिए जो भी प्रबल होगा यानी जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसके हाथ में शक्ति ज्यादा होती है, भाई उसी की ओर तो सब झुकते हैं। तो अगर अम्ल प्रबल होगा, अगर प्रबल अम्ल होगा तो अम्लीय लवण बनेगा, क्षार प्रबल होगा तो क्षारीय लवण बनेगा, और अगर दोनों की पावर बराबर है यानी दोनों प्रबल हैं या दोनों दुर्बल हैं तो उदासीन लवण बनेगा। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया, यानी धात्विक ऑक्साइड और अम्ल आपस में रिएक्शन करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए, CuO2HCl से रिएक्शन करके CuCl2 और जल बनाएगा। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है, यानी जो इसमें कॉपर क्लोराइड बनेगा तो उसकी वजह से जो विलयन होगा उसके बाद रिएक्शन के उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला। यानी धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसके उदाहरण क्या होगा बेटा, CuO और MgO। आगे बढ़ते हैं, आइए अब देखिए अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, यानी अधात्विक ऑक्साइड भी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देख लीजिए बेटा, CO2 CaOH के होल ट्वाइस से रिएक्शन करके CaCO3 बनाएगा और H2O यानी जल बनाएगा। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अम्लीय होने के कारण इनकी प्रवृत्ति अम्लीय होने के कारण बेटा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए अब आप एक बार शुरू से पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिए बेटा कि आपने आज क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा आपने इसमें। चलिए हम शुरू से एक बार इसे हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें आपने सीखा अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की परिभाषा, अम्ल के प्रकार। इसके बाद आपने सीखा क्षार क्या होते हैं, वो क्षारक क्या होते हैं या क्षार क्या होते हैं, और लवण क्या होते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, इसके बाद हमने सीखा सूचक,
सूचक के प्रकार कौन कौन से सूचक प्रकार होते हैं? प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, और उनके अम्ल के साथ क्या रिएक्शन होगी और क्षार के साथ क्या रिएक्शन होगी। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपने सीखा अम्लों व क्षारों के रासायनिक गुण, यानी अम्ल और क्षार की क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अम्ल के साथ धातु की क्या अभिक्रिया होगी, क्षार के साथ क्या अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन गैस के लिए पॉपअप टेस्ट आपने पढ़ा। इसके बाद धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रियाएं पढ़ी, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण पढ़ा। इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात बेटा ये थी कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ रिएक्शन करते हैं, क्षार के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। आगे बढ़िए, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया पढ़ी। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा? अम्लीय लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। अब वो उस चीज की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो भी प्रबल होगा उसी प्रकार का लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक बेटा। अब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं पढ़ी अम्लों के साथ, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? क्षार के साथ। आज के टॉपिक में बेटा आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम इसी अध्याय का जो बचा हुआ भाग है पीएच मान, और उससे भी अतिरिक्त जो भी बचा भाग है वो अगले टॉपिक में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और अंत में बेटा आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आप खुद भी बाहर ना निकले और अपने गार्जियन को भी कहें कि केवल आवश्यक कार्य हेतु बाहर निकले। शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लॉकडाउन का पालन करें।